नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चुनावी चंदे का धंधा केवल धंधा नहीं है बल्कि फंदा भी है। अभी तक हम धंधे की बात कर रहे थे, आज इसके एक और रूप फंदे की बात करेंगे कि कैसे विपक्षी दल कांग्रेस पर फंदा कस दिया गया है। कांग्रेस के खाते जब्त कर दिए गए हैं, 1 महीने से उसके खाते जब्त हैं। वह इस चुनाव में प्रचार से लेकर उम्मीदवारों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए खर्च नहीं कर पा रही है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि बीजेपी कैसे इसका बचाव कर रही है, इसलिए आखिर तक देखना जरूरी है। चंदे का धंधा पर यह हमारा 15वां वीडियो है, लेकिन इसका नाम कुछ और भी हो सकता है। चंदे का फंदा भी होना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर इसके असर की चिंताएं साफ दिख रही हैं, मगर ये चिंताएं केवल कांग्रेस के लिए नहीं हैं। 21 मार्च की सुबह बुलाई गई यह प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल कांग्रेस के लिए नहीं है, लोकतंत्र में यकीन रखने वाले किसी भी दल के समर्थक के लिए महत्वपूर्ण है। मोदी के समर्थकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो वोट देकर उन्हें जिताते हैं और लोकतंत्र के तरीके से चुनने का गौरव प्राप्त करते हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया और उसके बाद बीजेपी की तरफ से जो कहा गया, उसे लेकर मोदी के समर्थकों को भी समझना चाहिए, ध्यान से सोचना चाहिए कि जब मैदान में विपक्ष नहीं होगा, मैदान में आने से पहले विपक्ष को खत्म या कमजोर कर दिया जाएगा, तो कैसा लोकतंत्र रह जाएगा। चुनाव में 2 पक्ष होते हैं, दूसरा पक्ष का बैंक अकाउंट बंद हो जाए, प्रचार और मीडिया से उसे गायब कर दिया जाए, तो क्या लोकतंत्र रह जाता है। मोदी समर्थकों को भी सोचना चाहिए कि क्या वे ऐसा ही लोकतंत्र चाहते हैं। मतदान करने की छूट ही लोकतंत्र के होने का एकमात्र सबूत नहीं है। कांग्रेस ने जो कहा है वो इस देश के लोकतंत्र के भविष्य के लिए बेहद चिंताजनक है, और वो चिंता केवल कांग्रेस की नहीं है। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले यह हुआ, और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है, और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी, क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है, साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया, और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आखिर कांग्रेस का खाता जब्त कर यह सरकार क्या संदेश देना चाहती है? यही कि किसी को 400 सीटें लानी है, आप मैदान से हट जाइए, हमें सारी सीटें सौंप दीजिए। क्या इस सिद्धांत पर यह चुनाव हो रहा है? यह पाकिस्तान का चुनाव है या हिंदुस्तान का? 16 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। हमने उसी दिन के वीडियो में कहा था, 2024 का चुनाव वो चुनाव है जिसमें बराबरी की बात तो हो रही है, मगर बराबरी दिखाई नहीं देगी, और यह देखना, इसे सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का काम है। कांग्रेस पार्टी के 11 बैंक खाते बंद कर दिए गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज उस लेवल प्लेइंग फील्ड की सच्चाई बता दी, धज्जियां उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को
इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है और दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को इस देश में बचाना है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चंद देशों में चुनाव हो रहे हैं, 99% वोट एक ही आदमी ले रहा है। ऐसा आपको तो मालूम हो गया रिसेंटली किन किन देशों में ऐसा हुआ है। तो ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल खेला गया है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, पर यह स्पष्ट है कि इस तरीके से किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न कर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं कहा जा सकता। एक तरफ बीजेपी है जिसके पास अलग अलग सोर्स से 12,930 करोड़ का चंदा है। यह वो चंदा है जो ज्ञात सोर्स से मिला है। इसमें चुनावी चंदे के बॉन्ड का 8,251 करोड़ रुपया है। चुनावी चंदे के लिए कुल जितने भी बॉन्ड भुनाए गए हैं, खरीदे गए हैं, उसका 56% हिस्सा बीजेपी को मिला है। कांग्रेस को केवल 11% मिला है। इतना अंतर है, यही इस चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड के दावे को झुठला देता है। एक पार्टी धुआंधार प्रचार करेगी, एक पार्टी प्रचार में नजर नहीं आएगी। कांग्रेस के बैंक खाते हजारों करोड़ रुपए का हिसाब नहीं देने के लिए बंद नहीं किए गए हैं। कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि मात्र 14,90,000 की राशि है और यह पैसा कांग्रेस के सांसदों ने कैश में दिया। इसका हिसाब देने में देरी हो गई। मगर क्या यह इतनी बड़ी गलती है, इतना बड़ा अपराध है कि ऐन चुनाव के बीच विपक्षी दल का पूरा खाता बंद कर दिया जाए और उसे चुनाव में लड़ने लायक नहीं रहने दिया जाए? जब जनता में इतनी लहर है, 400 सीटें बीजेपी को आ रही हैं, तब भी विपक्षी दल के खाते क्यों बंद किए जा रहे हैं? मोतीलाल वोरा जी के समय 2017-18 के एक केस को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2017-18 के बेसिस के ऊपर 7 साल बाद में जाकर के हमारे बैंक के खाते अब जाकर के फ्रीज करे हैं, उसकी जानकारी दी। मैंने कहा कि ये 7 साल पुराने कैसे फ्रीज किए जा सकते हैं और टाइमिंग इसका कैसा है। लेकिन मुझे अभी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले हफ्ते ये नोटिस हम लोगों के पास में आया है। इसकी कॉपी आप सब लोगों को मिल गई है, आप सब लोगों के आ गई है। आप जरा देखिए, ये सीताराम केसरी जी के जमाने का नोटिस हमें पिछले हफ्ते आया है। आप सोचिए, सीताराम केसरी जी के जमाने का 1994-95 की असेसमेंट ईयर का नोटिस अब हमारे पास में आया और इसको लेकर के भी आगे आने वाले समय के अंदर फिर से बैंक को फ्रीज करने का और डिमांड लगाने की ये कवायद शुरू होगी। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? अगर इसी रफ्तार से जाएंगे तो महात्मा गांधी के समय पे जमनालाल बजाज जब ट्रेजरर हुआ करते थे, उस टाइम पे भी कोई चीज निकाल करके अब इस वक्त इस चुनाव से पहले हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जाएगा। तो ये किस चीज का लोकतंत्र है? 30 साल पुराना, 31 साल पुराना असेसमेंट ईयर का हिसाब निकाल करके हमारे खाते फ्रीज करे जा रहे हैं ताकि हम लोग चुनाव ही ना लड़ पाए। हम लोगों के पास में मुख्यतः 3 बातें हैं कहने की। हर पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती है। कभी किसी ने भी पेनल्टी इस तरीके से नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी को अकेले क्यों चुना जा रहा है?
यह चुनाव दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का है। क्या 14 लाख रुपए के हिसाब के लिए किसी बड़ी विपक्षी पार्टी का खाता जब्त किया जा सकता है? हजारों करोड़ के चुनावी चंदे का धंधा सामने आ गया, उसे कई अखबारों ने कवर तक नहीं किया। क्या आपको शक नहीं हुआ कि किसका अपराध आपसे छिपाया जा रहा है, किसका घोटाला आपसे छिपाया जा रहा है? और यहां एक विपक्षी दल का खाता बंद कर कानून लागू करने का स्वांग रचाया जा रहा है। यह बेहद खतरनाक है। क्या यह हत्या का अपराध है जिसकी सजा नहीं टाली जा सकती है? क्या आपको यह लोकतंत्र की हत्या का खेल समझ नहीं आ रहा? खुद मोदी सरकार 2016 में काला धन वालों को छूट देने के लिए एमनेस्टी स्कीम लेकर आई थी। कहां तो उन्हें जेल भेजना था, लेकिन सबसे कहा गया कि काला धन जमा करो, थोड़ा ज्यादा टैक्स दो और बाकी पैसे से ऐश करो। 2021 के अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने के बाद अगर 3 साल गुजर गए हैं तो टैक्स फाइल नहीं खोली जाएगी। नए नियम से पहले आयकर टैक्स फ्रॉड या चोरी के संदेह पर 6 साल तक पुराने मामले खोलकर फिर से जांच शुरू कर सकता था। 2021 में इस मियाद को घटाकर 3 साल कर दिया गया। जिस मामले में 50 लाख या उससे अधिक की टैक्स चोरी के साक्ष्य पाए जाएंगे, उसी मामले को आयकर विभाग दोबारा खोलेगा। यह सब छपा है, आप पढ़ लीजिए। हमारे सिर्फ 0.07% पूरा 199 करोड़ का कैश में हमारे अपने एमपीज ने अपनी तनख्वाह दी। उसकी वजह से 0.07% की अनियमितता की वजह से 106% की पेनल्टी हमारे ऊपर लगाई गई, 106% की। कितना? 0.07% की अनियमितता की वजह से 106% की पेनल्टी हम लोगों के ऊपर लगाई गई है। ये क्वांटम है। हम लोगों ने मात्र 30 दिन लेट हम लोगों ने अपने अकाउंट सबमिट करे। ये इनकम टैक्स एक्ट मेरे पास में है। इसका सेक्शन 234F ये कहता है कि सिर्फ 10,000 रुपए की मैक्सिमम पेनल्टी ली जा सकती है अगर कोई व्यक्ति लेट अपना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति कोई भी लेट अपना इनकम टैक्स सबमिट करे, केवल 10,000 रुपए। और हमारे ऊपर 210 करोड़ रुपए का 210.25 करोड़ का 210.25 करोड़ का लियन मार्क कर दिया गया। 10,000 की सिर्फ पेनल्टी, सिर्फ 0.07% का हमारा टोटल अकाउंट में से कैश के अंदर लिया गया। ये कहां का न्याय? 115 करोड़ रुपए फोर्सफुली हमारे बैंक अकाउंट से इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने बैंक मैनेजर्स के पास में जाकर के सरकार को ट्रांसफर करा दिया गया। वो अब हमारे पास में नहीं है। 115 करोड़ रुपया बैंक मैनेजर्स को जाकर के एक तरीके से डरा करके, धमका करके इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने हमारे अकाउंट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सरकार को वापस ट्रांसफर करा दिया। मैंने बताया जैसे पिछले 5 हफ्ते से 1 महीने से भी ज्यादा हम अपने पैसे जो हमारे वर्कर्स ने इकट्ठे करे हैं वो हम इसका उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये कहां की डेमोक्रेसी है? ये कहां का लोकतंत्र रह गया? तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये केवल हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये आप लोगों की भी लड़ाई, मीडिया की भी लड़ाई है, देश की जनता की लड़ाई है। अगर आप इसके अंदर हमारे को समर्थन नहीं करेंगे तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा, ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। आयकर उल्लंघनों में रियायतें मिलती रहती हैं, जुर्माने भी लगते हैं, लेकिन क्या यह सही है कि बीच चुनाव में एक विपक्षी दल का सारा पैसा जब्त कर लिया जाए, 7 साल और 30 साल पुराने मामले में नोटिस भेजा जाए और जवाब मांगा जाए? नियमों का हवाला देने वाली बीजेपी यह बताना चाहती है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ, जो हुआ सही हुआ। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट आ गया। उन्होंने लिखा कि जनता कांग्रेस को रिजेक्ट करने जा रही है, उसे ऐतिहासिक हार का डर है। उनकी चोटी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और भारत के लोकतंत्र और संस्थाओं के खिलाफ रुदन क्रंदन करने लगे। वे अपनी वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप किसी और पर लगा रहे हैं। सच्चाई यह है कि वे बौद्धिक और नैतिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। अपनी गलतियों को ठीक करने के बजाय कांग्रेस भारत की संस्थाओं पर आरोप लगा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट और आयकर ट्रिब्यूनल ने नियमों का पालन करने का आदेश दिया है, कहा है कि बकाया टैक्स चुकाइए। पार्टी ने नहीं चुकाया। जिस पार्टी ने हर सेक्टर में लूट की है, हर राज्य में लूट की है, इतिहास के हर मोड़ पर लूट की है, वह अपने आप को वित्तीय रूप से असहाय बता रही है। यह हास्यास्पद है। आप इस बयान को ठीक से समझिए। ठीक है कि कांग्रेस हार जाएगी, जनता उसे ठुकरा देगी। भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी पर भी लगे।
कर्नाटका में बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप के कारण हार गई और कांग्रेस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चुनाव के बीच एक पार्टी का फंड सीज कर दिया जाए। चुनावी चंदे के बॉन्ड में भांति भांति की लूट की खबरें छप रही हैं, गंभीर से गंभीर संदेह जताए जा रहे हैं। तो क्या इस आधार पर बीजेपी का खाता बंद कर दिया जाए, ईडी की रेड हो जाए? क्या यह नहीं दिखता है कि विपक्ष को खत्म करने के लिए पुरानी फाइलें खोली जा रही हैं, गलतियां निकाली जा रही हैं खोज खोज कर, और उसे लेकर केस बनाया जा रहा है? 1994-95 और 2017-18 के मामले में इस वक्त बैंक खाता फ्रीज करने को एक लोकतांत्रिक पार्टी सही ठहरा रही है और उसके समर्थक भी चुप नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। ये तो कमाल है भाई। मुझे अपने जेपी मूवमेंट के आंदोलन के दिनों की याद आ गई। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, याद है ना? इमरजेंसी का दिन, जेपी की अगुवाई, कांग्रेस पार्टी की हार, आप सभी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है, फिर भी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ तो देश का अकाउंट फ्रीज हुआ। मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? डोंट इंसल्ट इंडियन डेमोक्रेसी। राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें। ये देश आपकी पार्टी से बड़ा है, ये देश का लोकतंत्र आपसे बड़ा है। और आज इसी देश में आपने झूठ बोला है, गाली दी है, और सब देश ने देखा है, टीवी पे चला है ना। तो आप झूठ बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, देश सुन रहा है, आपको यह तक अधिकार है, और करें देश का लोकतंत्र नहीं है। ये कौन सा तर्क है? यह सारे तर्क कुतर्क की श्रेणी में आ सकते हैं। एक लोकतांत्रिक पार्टी के नेता, जेपी के आंदोलन से निकले नेता रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का खाता जब्त हुआ है, देश का अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है। यह कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि ऐलान है कि अब चुनाव ऐसे ही होगा। बराबरी का नया सिद्धांत लागू कर दिया गया है। एक पार्टी हजारों करोड़ खर्च करेगी और एक पार्टी का बैंक खाता बंद रहेगा। यह भी कमाल है कि भारत की जनता इसमें गलत नहीं देख रही होगी। उसे नहीं दिख रहा होगा कि इन तर्कों के पीछे लोकतंत्र को खत्म करने वाला कौन सा चेहरा छिपा खड़ा नजर आ रहा है। क्या 14,90,000 का हिसाब न मिलना इतना बड़ा अपराध है कि चुनाव के बीच उसका खाता बंद कर दिया जाए? फिर तो हर आदमी के टैक्स की फाइल खोलकर 500 से 1000 रुपए के मामले में लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। क्या अब उसी दिन का इंतजार हो रहा है? बल्कि कितने लोगों को जेल में डाला गया इसी सरकार के दौर में। 5-5 साल लोग जेल में रहे, कोई सबूत नहीं मिला तो जमानत देनी पड़ी। क्या रविशंकर प्रसाद के लोकतंत्र की कल्पना में जीएन साईं बाबा के साथ जो हुआ वह आता है? बिना किसी सबूत के एक विकलांग प्रोफेसर को 4 साल से ज्यादा समय तक जेल में रखा गया। क्या वह रविशंकर प्रसाद के लोकतंत्र का चांद है, सूरज है, मोरपंख है? यह मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को ईडी द्वारा पूरक आरोप पत्र दायर करके आरोपी व्यक्तियों को डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार करने और जांच जारी रखने के अभ्यास की निंदा की, जिससे ऐसे व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक जेल में रखा गया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, ईडी द्वारा अनिश्चित काल तक जांच जारी रखने और आरोपी को बिना सुनवाई के जेल में रखने की जो परिपाटी अपनाई जा रही है, सुनिए ध्यान से, जो परिपाटी अपनाई जा रही है वो अदालत को परेशान कर रही है और वह इस मुद्दे पर विचार करेगी। ये सारे आदेश यही तो कह रहे हैं कि नियमों और प्रक्रियाओं का लाभ उठाकर लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। कौन जानता है मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और तमाम लोग किस लिए जेल में डाले गए हैं। बीजेपी नियमों का हवाला दे रही है, आपातकाल की याद दिलाने चली आती है। लेकिन अभी कर्नाटका के कांग्रेस नेता के साथ क्या हुआ, जिस केस में उन्हें 1 महीने के लिए जेल भेजा गया। मनी लॉन्ड्रिंग के उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, डीके शिवकुमार के केस का। इसलिए जब बीजेपी नियमों का हवाला दे तो उसे समग्रता से देखने की जरूरत है। बीजेपी नियम कर रही है, कोर्ट कर रही है, सभी को पता है।
जब वही कोर्ट के फैसले पलटकर उससे सवाल करते हैं तो जानकारी नहीं दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे के बॉन्ड को अवैध और असंवैधानिक कहा कि नहीं कहा कि जानकारी दीजिए, एक एक जानकारी दीजिए। तब भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोर्ट पहुंच गया कि जून में बताएंगे, 136 दिनों का समय दीजिए। जब डांट पड़ी, फटकार पड़ी तो एक दिन में जानकारी दे दी गई। यह डिफॉल्ट किसने किया? जिस दिन यह फैसला आया था उस दिन रविशंकर प्रसाद ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। फैसले का अध्ययन करेंगे यह कहकर निकल गए। आज रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं उन्हें न्यायपालिका पर गर्व है, लेकिन उस दिन क्यों नहीं कहा जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सरकार के एक लाए कानून को अवैध और असंवैधानिक कहा था? क्योंकि औपचारिक टिप्पणी इस पूरे जजमेंट को पढ़ने के बाद बताई जाएगी। Since the judgment is of a constitution bench running into hundreds of pages, it requires a comprehensive study and thereafter a structured reply. तो ये आपसे हम बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का यह फैसला है, अतः पार्टी की ओर से और संभवतः सरकार की ओर से आवश्यकता पड़ेगी तो इसका सुविचारित टिप्पणी की जाएगी। हमें भारत के न्यायपालिका पर गर्व है। अभी तो देखा इलेक्टोरल बॉन्ड में फैसला हुआ कि नहीं हुआ, बाकी होता है, यही तो देश है। क्या कमाल की बात कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। पहले दिन से लेकर आज तक किसी ने नहीं कहा इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर उन्हें गर्व है। क्या बीजेपी के किसी नेता ने कहा? क्या सरकार के किसी मंत्री ने कहा? वित्त मंत्री ने कहा? क्या सही में यह फैसला उनके लिए गर्व करने लायक है जिसे कोर्ट ने अवैध और असंवैधानिक कहा है? प्रधानमंत्री ने तो आज तक चुनावी चंदे के बॉन्ड पर नहीं बोला। यह कानून मोदी सरकार लेकर आई थी, उसे कैसे न्यायालय के इस फैसले पर गर्व हो सकता है? दर्जनों मीडिया रिपोर्ट अब सामने है, कितने सवाल उठ गए हैं, मगर कोई जवाबदेही नहीं। उल्टा प्रचार हो रहा है कि प्रति सांसद बीजेपी को कम चंदा मिला। यह कैसे हो सकता है कि जिस पार्टी को 8,251 करोड़ का चंदा चुनावी चंदे के बॉन्ड से मिला हो, जिस पार्टी को इलेक्टोरल ट्रस्ट से 75% चंदा मिला हो, वह यह भी साबित कर दे रही है कि उसे कम चंदा मिला है? क्या यह विचित्र नहीं है? क्या इस देश में सारे लोग गणित में फेल होते हैं? यह हेडलाइन है दैनिक जागरण की। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह का बयान है कि यह झूठ है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला। कितनी विचित्र बात है कि जिस पार्टी को चुनावी चंदे के बॉन्ड से सबसे अधिक पैसा मिला हो, वही पार्टी कह रही है उसे ज्यादा नहीं मिला। जिस पार्टी को 56% चंदा मिला हो, वही कह रही है ज्यादा नहीं मिला। कायदे से अखबार को सवाल करना चाहिए था कि यह कैसा दावा है, मगर जो बयान में गलत बोला गया उसे अखबार ने सही की तरह छाप दिया। अमित शाह के बयान को सच की तरह छाप दिया गया, इसमें कोई गलती नहीं। अखबार ये लाइन ले सकता है, लेकिन एक आम पाठक क्या समझेगा? क्या उसे बताया गया है कि जिस पार्टी को 100 में 56 रुपए मिल रहे हों, वह कैसे कह सकती है कि सबसे कम मिला? यही हो रहा है कई अखबारों में। चुनावी चंदे के बॉन्ड की खबरें या तो गायब हैं या आधी अधूरी छप रही हैं। जल्दी ही ये सभी अखबार बीजेपी के विज्ञापनों से भरे नजर आएंगे। आचार संहिता से पहले तक यही अखबार मोदी सरकार की योजनाओं के विज्ञापन से भरे हुए थे। विपक्ष को पहले ही कई महीनों से गायब किया जा चुका है। देश की जनता, एक आम नागरिक एक देख सकता है कि बीजेपी ने चुनावी चंदा बॉन्ड से 56% पैसे हासिल किए हैं, वहीं कांग्रेस को 11% ही मिले हैं। और ये वो पैसे जो बॉन्ड से बीजेपी ने लिए हैं, इसके अलावा जो कैश में इनके पास आता होगा तो कोई अकाउंट ही नहीं है। आप इनके खर्चे देखिए, हर तरफ इनका एडवर्टाइजमेंट लगा है और एडवर्टाइजमेंट में भी मोनोपोली बना ली है। प्रिंट मीडिया हो, टीवी हो और सोशल मीडिया हो, इनका बहुत डोमिनेशन है। लेकिन इतने पैसे एक पार्टी जमा कर सकती है, हिंदुस्तान के 70 साल के डेमोक्रेटिक व्यवस्था में ऐसा कोई नहीं किया। ये पहली बार
ये सरकार अनेक ढंग से पैसे आज उठा रही है और इनके 5 स्टार ऑफिसेस से बड़े बड़े हर जगह आप देखिए और 4-4, 5-5 फ्लाइट एक मीटिंग को जाते हैं और उनके पीछे और 2-4 जाते हैं। एक मीटिंग का इतना खर्च होता है तो शायद ही कोई पार्टी, अपोजिशन पार्टी उसका 10% भी नहीं कर सकती मुकाबला। यह मामला बेहद गंभीर है। चुनाव आयोग से लेकर तमाम संस्थाओं की चुप्पी वाकई हैरान करती है। एक लोकतांत्रिक देश में यह सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, मगर भारत का गोदी मीडिया जानबूझकर इससे अनजान बना हुआ है। कायदे से इसे लेकर देश में बहस होनी चाहिए थी, अखबारों में यह खबर प्रमुखता से छपनी चाहिए थी। इसके खतरे को भारत के पत्रकार नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? बीबीसी, लेमॉर्ड, CNN, अल जजीरा समेत कई अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि भारत के अखबारों ने छापा नहीं, मगर क्या जनता को जोर शोर से बताया गया कि विपक्ष का खाता बंद कर दिया गया है तो यह चुनाव कैसे होगा? इस चुनाव में बराबरी कैसे रहेगी? क्या आपको भारत के मीडिया से पता चल रहा है कि यह इतनी बड़ी खबर है और इस खबर के खतरे क्या क्या हो सकते हैं? This issue affects not just the Indian National Congress. It impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. This, we all believe, is unprecedented and undemocratic. विपक्षी दल का बैंक खाता जब्त हुआ है। सबको जेल में भेजकर बैंक खाते जब्त कर चुनाव एक खराब नाटक से ज्यादा कुछ भी नहीं लग रहा। वो भी भारत का चुनाव खुले मैदान में होना चाहिए, बराबरी से। यह भारत है, उसका लोकतंत्र है, तुर्की नहीं है और ना पाकिस्तान है। क्या भारत अब तुर्की से सीखने लगा है? 2023 जनवरी में तुर्की के उच्च न्यायालय ने देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी की फंडिंग को निलंबित कर दिया। उसके खाते फ्रीज कर दिए गए। HDP यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वहां की संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। 6 महीने बाद आम चुनाव होने वाले थे और विपक्षी दल का बैंक खाता बंद कर दिया गया। आरोप लगा दिया गया कि मुख्य विपक्षी दल तुर्की सरकार के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह करने वाली कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की राजनीतिक इकाई बन गई है। बस पार्टी को आतंकवादी घोषित कर अकाउंट बंद कर दिया गया। लेकिन चुनाव से 3 महीने पहले कोर्ट ने अपना फैसला पलटा और पार्टी के अकाउंट से पाबंदी हट गई। 1 महीने से कांग्रेस का खाता जब्त है। कितना समय कांग्रेस का चला गया, वो प्रचार में पिछड़ गई। 2019 में रूस में भी विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी के कई बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। उस दौरान नवाल्नी जेल में थे और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई करते हुए उनके खाते बंद किए गए। 2024 के चुनाव से कुछ दिन पहले ही नवाल्नी की जेल में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। दिसंबर 2019 में पाकिस्तान की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी ने विपक्षी नेता शाहबाज शरीफ की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया। उस समय इमरान खान सत्ता में थे, आज जेल में हैं। आज शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और उनकी सरकार पर भी लोकतंत्र विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं। क्या यह ऐसा अपराध है जिसका हिसाब चुनाव के बाद नहीं हो सकता था? सवाल है, कांग्रेस का खाता बंद कर क्या इस चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड बनता है? अपने जितने भी हमारे चुनाव कराने कर्मी जाएंगे उनसे मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं, आज सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं, कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना उनका परम धर्म है। इसमें से कतई भी कोताही ना बरतें। उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर बरतेंगे तो विल बी रूथलेस इन डीलिंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती। अगर 1-2 करेगा तो उसकी वजह से हम अपने इलेक्शंस को बदनाम नहीं होने देंगे। विल बी रूथलेस।
क्या यह ऐसा अपराध है जिसका हिसाब चुनाव के बाद नहीं हो सकता था? सवाल है कांग्रेस का खाता बनकर क्या इस चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड बनता है? पूछा जाना ही चाहिए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहां है? विपक्ष की पार्टी के बैंक खाते जब्त करने से क्या लेवल प्लेइंग फील्ड बनती है? कहां तो बीजेपी को कहना चाहिए कि मुकाबला बराबरी का होना चाहिए, लेकिन 14 लाख रुपए के हिसाब के लिए विपक्षी दल का खाता जब्त कर नियमों का हवाला दिया जा रहा है। नियमों से ही लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। इस धंधे को ठीक से समझिए, जितना दिख रहा है उसके पार जाकर देखिए। चुनाव मैदान में नहीं, जनता के बीच में नहीं, पर्दे के पीछे निपटाया जा रहा है। एजेंसियों के छापों के बाद और छापों के डर से कंपनियां सैकड़ों करोड़ रुपया चंदे में दे रही हैं और उन्हीं एजेंसियों के आदेश से, उनके इस्तेमाल से सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सभी 11 बैंक खाते सीज कर दिए गए। आप किसी पार्टी के समर्थक हों, वोट किसी को देते हो, क्या आप ऐसा चुनाव देखना चाहते हैं कि विपक्ष के नेता जेल में हैं, जो नहीं है उन पर जेल जाने की तलवार लटक रही है और विपक्षी दल कांग्रेस के बैंक खाते जब्त हैं? क्या इस देश की जनता भी लोकतंत्र को खत्म कर देने के अभियान में शामिल है? क्या उसने भी तय कर लिया है कि भारत के लोकतंत्र का जीवन अब बिना विपक्ष के होगा? और क्या उसे समझ नहीं आ रहा कि यह उसी के लिए कितना खतरनाक होगा? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।